Assalamualaikum. My name is Dr. Shaukat Ali Sethi. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक डॉक्टर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आज का लेक्चर जल्दी बीमारी पर है। इस बीमारी का नाम सोरियासिस यानी चंबल है। सोरियासिस ये एक क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस जल्दी बीमारी है जिसकी पैदा होने वाली खसूसियात बड़े ही ऐसन तरीके से बयान की गई हैं। ये खुश्क रेडिमेटस मैक्यूल्स के साथ चांदी की तरह छिलके और मखसूस एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सोरियासिस में बुनियादी पेचीदगियों के साथ एपिडर्मल प्रोलिफरेशन में बढ़ोतरी है। चूँकि इनकी तकसीम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है लेकिन इनका किरदार गैर यकीनी होता है। डर्मल सोरियासिस के एपिडर्मल सेल्स की प्रोलिफरेशन के बढ़ने का ताल्लुक डर्मल फाइब्रोब्लास्ट के मेटाबॉलिज्म और इसकी रेप्लिकेशन में बढ़ोतरी से होता है। एटियोलॉजी में फ्लेयर्स अप होने वाले अवामल जैसा कि जल्दी सदमा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, 10% लोगों में सूरज की गर्मी से भी अलामात में इजाफा हो जाता है। एंटी मलेरियल और बीटा ब्लॉकर अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, इमोशंस एंड एंजाइटी। अब हम सोरियासिस की पैथोलॉजी देखते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पैराकेराटोसिस, स्टार्टम मेलपेगी के सुप्रा पेपलरी हिस्से का पतला होना, रेटिपेग्स का लंबा हो जाना, पेपलाई का ओडीमा और क्लूबिंग पैदा होना, मेनोरो का माइक्रो एब्सेस पाया जाना, एपिडर्मस में फैली हुई और सख्त कैपिलरीज, पेप्लाई और एपिडर्मस में ओडीमा और राउंड सेल्स की इनफिल्ट्रेशन का पाया जाना सोरियासिस के आम पैटर्न्स में शामिल होता है। प्लेग पैटर्न ये सबसे आम किस्म है। इनफरादी लीजन्स के डायामीटर की डिमार्केशन चंद मिलीमीटर से लेकर कई मिलीमीटर तक देखी जा सकती है। अब देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सोरियासिस। सबसे पहले हम सोरियासिस की अलामात देखेंगे। जख्म खुश्क होते हैं, चांदी की तरह सफ़ेद छिलकों के साथ सुर्ख होते हैं जो मुतासरा हिस्सों को खुरचने के बाद ही ज़ाहिर हो सकते हैं। ये ज़ख्म या लीजन्स कोहनियों, घुटनों, कमर के निचले हिस्से और खोपड़ी को सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं। साइंस एंड टाइप्स ऑफ सोरियासिस। गॉट इट? सोरियासिस ये आमतौर पर बच्चों और नौजवानों में नज़र आती है। इसका लीजन देखने में छोटे साइज़ का होता है, जैसे कि 3 से 5 मिलीमीटर। रेडिमेटस पेप्यूल्स जो शुरू में खुरदरे होते हैं, कुछ अरसा बाद मरीज़ में प्लेग पैटर्न की तरह डेवलप हो सकते हैं। पस्चुलर सोरियासिस। इन लीजन्स को बाज़-औक़ात हथेलियों और तलवों में मुकामी तौर पर देखा जा सकता है। यह आमतौर पर पस्चुलर सोरियासिस के शदीद केसेस में मुख्तलिफ साइज़ के आबले पूरे जिस्म में ज़ाहिर हो सकते हैं। आर्थ्रोपैथिक सोरियासिस। इसमें आमतौर पर बाजुओं और टांगों के जोड़ शामिल होते हैं। डिस्टल आर्थराइटिक सोरियासिस। इस सूरत हाल में आमतौर पर डिस्टल इंटरफ्लेंजियल और दूसरे छोटे जोड़ देखने को मिलते हैं। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। ये सोरियासिस की एक पेचीदगी है जो आमतौर पर गैर माकूल इलाज के नतीजे में पैदा होती है। फ्लेक्सर सोरियासिस। इसमें जिस्म के लचकदार एरियाज बुनियादी तौर पर शामिल होते हैं, जैसे फ्लेक्चरल सोरियासिस में नेटल क्लेफ्ट्स, सब एक्सिलरी एंड एक्सिलरी फोल्ड्स शामिल होते हैं। ये खुरदरे नहीं बल्कि सुर्ख, चमकदार और हम आहंग होते हैं। मिकोजल सोरियासिस। ये उज़्वे तनासल की म्यूकस मेम्ब्रेन, ख़ास तौर पर ग्लैंड पिनस, जो कि ओरल मिकोजा की निस्बत ज़्यादा मुतासर होती है। अनदर साइंस जैसा कि टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एक्सटेंसर टाइप। आमतौर पर मुतासरा हिस्से में खोपड़ी, कोहनियों का पिछला हिस्सा, घुटनों का अगला हिस्सा, टांगें और कमर का निचला हिस्सा और धड़ का हिस्सा शामिल होते हैं। ये खुद को एक खुश्क वेल डिफाइंड मैक्यूल्स, पेप्यूल्स और प्लेक ऑफ अरिदमा के तौर पर ज़ाहिर करता है, जिस पर चांदी के छिलकों की तरह की परत होती है। जहाँ पर सोरियाटिक लीजन होता है, अगर इसे वहाँ से फोर्सेप्स या किसी नोकदार चीज़ से खुरच कर उतारा जाए तो इस लीजन में से मोमबत्ती की चिकनाई की तरह का मवाद निकलता है। ये लीजन बार बार पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि नॉन स्केलिंग लीजन से भी ये मवाद निकल सकता है।
ऐसी सूरत को कैंडल ग्रीज साइन भी कहते हैं। सोरियासिस की एक मखसूस निशानी ये भी है कि ज़ख्म वाली जगह से अगर खरंड को उतारा जाए या हटाया जाए तो इस हिस्सा से पिन पॉइंट मुकाम से खून निकलना शुरू हो जाता है। आमतौर पर मुतासरा हिस्सा पर खारिश की अदम मौजूदगी पाई जाती है, लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मरीज़ हल्की या मामूली सी खारिश की शिकायत करता है। मुतासरा जगह से खरंड जिल्द की सतह से थोड़ा ऊपर उभरे हुए होते हैं, लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती। सोरियाटिक लीजन्स ये बढ़ने वाले मरहले में स्क्रैच लाइंस के साथ अफजाइश कर सकता है, जिसे कोइबनर फिनोमेना भी कहा जाता है। सोरियाटिक लीजन में नाखूनों से अगर एग्जामिनेशन करना हो तो ये 3 तरह से दिखाई देते हैं। नंबर 1, पिटिंग, यानी नाखून वाली जगह पर गड़ा पड़ जाता है। नंबर 2, नेल बड और नाखून की दीवार इसके डिस्टल पोर्शन से अलग हो जाती है। नंबर 3, नाखून गाढ़ा, मोटा या दबीज हो जाता है। ऑन स्कैल्प घने खुरदरे पस्चूल्स हर तरफ फैले हुए होते हैं। नॉर्मल जिल्द की दरमियानी जगहों पर आम जुड़े होते हैं। खरंड खुश्क होते हैं। बालों में चिपचिपाहट नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में कभी भी बालों का गिरना और गंजेपन का सबब इसकी वजह से नहीं बनता। चंबल का इलाज शुरू करने से पहले क्लिनिकल फाइंडिंग्स के लिए कुछ लैब रिपोर्ट्स करवानी भी ज़रूरी होती हैं, जैसा कि बीमारी की कोई ख़ास हिस्ट्री मिलना ज़रूरी होता है। बायोप्सी भी शाज़ो नादर ही दरकार होती है। ASO इट स्टैंड फॉर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ की पैमाइश करने के लिए खून का एक टेस्ट है, जिसको ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ज़रिए तैयार किया जाता है। चंबल के केस में RA फैक्टर्स भी करवाया जाता है। अब हम इसका जनरल ट्रीटमेंट देखेंगे। बीमारी की वजाहत, इलाज की यकीन दहानी और मर्ज़ के मुतल्लिक़ हदायत बहुत अहम होती हैं और इनका ताल्लुक़ मरीज़ या वालदैन की ज़हानत से होना चाहिए। मरीज़ की जनरल हेल्थ को मेंटेन रखा जाए। एक दरमियानी गर्म आबो हवा, मौसम गर्मा के आगाज़ से पहले बार बार सन बाथ लेना और सल्फ़र के चश्मों का विज़िट करना, ये सब दोबारा मर्ज़ में मुब्तला होने की शरह को कम करने में मुफीद होते हैं। होम्योपैथिक रेमेडियल थेरापी, आर्सेनिकम आयोडाइड, काली आर्सेनिकम, लाइकोपोडियम, मेजीरियम, फाइटोलाका, सोराइनम, सिपिया। सोरियासिस ऑफ पाम्स, हथेलियों की चंबल के लिए ग्रेफाइट्स, हेपरसल्फ, लाइकोपोडियम, पेट्रोलियम। सोरियासिस ऑफ प्रीप्योस, नेल्स, इनके लिए ग्रेफाइट्स और सिपिया दवाई इस्तेमाल की जाती है। सोरियासिस ऑफ टंग, इसके लिए सिपिया दवाई इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब, ये थी चंबल की बीमारी। उम्मीद करता हूँ इस बीमारी की वजूहात, अलामात, पैथोलॉजी और होम्योपैथिक अद्वियात की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मैं आपके साथ अपना एक क्योर्ड केस शेयर करता हूँ, जो कि 3 से 4 महीने में ठीक हुआ। तो हाजिर खिदमत है चंबल का एक क्योर्ड केस। मरीज़ ने 21 अगस्त 2011 को मुझसे रब्ता किया। मरीज़ का नाम AX, उम्र 30 साल, वज़न 62 kg, कद 5 फुट 6 इंच, कारोबार दुकानदारी करता था, रिहाइश इकबाल टाउन लाहौर में। 2010 में उसकी शादी हुई। फिज़िकल जर्नल्स में मरीज़ जिस्मानी तौर पर मजबूत था। चीफ कंप्लेन, टांगों पर चंबल, कोहनी के जोड़ के पीछे दाएं तरफ चंबल के निशान, पैचिस, खोपड़ी पर सफ़ेद स्केल्स जिनमें शदीद खारिश होती थी। फैमिली हिस्ट्री में वालद दमे का मरीज़ और वालदा वीपिंग एक्जिमा के साथ चंबल में मुब्तला थी। मेडिसिनल हिस्ट्री में एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था, जिसमें एक्सीडर्म ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर रहा था, जो दिन में 3 से 4 बार तकरीबन 6 माह तक मुकामी इस्तेमाल करने के बावजूद कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई थी। सर्जिकल हिस्ट्री नील। फिज़िकल जर्नल्स
6 महीनों से रोज़ाना सुबह सवेरे पेट भर के खाना खाने के बाद भी भूख लगना, कब्ज़, पेशाब तकलीफ़ के साथ, मतली, हाथ, पाँव और बगलों में पसीना आता है लेकिन बू नहीं आती थी। ऑन एग्जामिनेशन कैल्शियम की कमी, गैर हजमशुदा चीज़ें खाने की ख्वाहिश करता है। मोडेलिटीज़, मरीज़ ने बताया कि उसको गर्मी से, मरतूब जगह से ज़्यादती होती है, नमी वाली जगह से ज़्यादती होती है और आराम करने से ठंडे और अंधेरे कमरे में उसको बेहतरी महसूस होती है। प्रेस्क्रिप्शन 21 अगस्त 2011 को थूजा 200 की 3 खुराकें दी। अगले दिन से ग्रेफाइट्स 6 ताकत में हर खाने के बाद इस्तेमाल करवाई गई। मरीज़ दोबारा 10 सितंबर 2011 को क्लिनिक पर आया और उसने बताया कि इसमें बहुत बेहतरी आई है और तकरीबन ठीक हो गया है। खोपड़ी के स्केल्स में खारिश, पेट में आवाज़ के साथ दर्द। अब इस बार सिपिया 6 ताकत में सुबह और शाम खाने से पहले दी गई। 26 सितंबर 2011 को मरीज़ को जो दवाई इस्तेमाल करवाई गई, थूजा 200 सुबह, ग्रेफाइट्स 200 दोपहर और सिपिया 200 रात को इस्तेमाल करवाई गई। सिर्फ एक बार ही इसी तरतीब में अद्वियात दोहराई गई। मरीज़ ने 10 अक्टूबर 2011 को क्लिनिक पर आकर बताया था कि वो मुकम्मल ठीक हो गया है। अब देखने पर सर की खारिश, पसीना और मुतासरा हिस्सा चंबल से बिल्कुल साफ़ हो चुका था, बिल्कुल शिफायाब हो चुका था। ये 3 दवाइयों की अल्टरनेशन थी, थूजा सुबह के टाइम, ग्रेफाइट्स दोपहर के टाइम और सिपिया रात के टाइम। ये मैंने सिर्फ एक बार ही अल्टरनेशन की थी और दोबारा कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवाई थी। मेरा ये केस 3 से 4 महीने के अंदर मुकम्मल ठीक हो गया था। मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी कोई बीमारी या उसकी कोई भी साइन एंड सिम्टम, ख़ास तौर पर उसकी एटियोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी, साइन, सिम्टम्स और फिर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट, जो जनरल मेजरमेंट्स होंगे वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो क्योर्ड केसेस हैं उसी बीमारी से रिलेटेड कोई केस जो है वो आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको केस टेकिंग करने में, आपको मरीज़ देखने में आसानी हो सके। इसीलिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे YouTube चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं जो आप तक पहुंचती हैं, आप उसको देखें, लाइक करें और इसको सदका जारिया समझकर शेयर भी कर दिया करें, ताकि इल्म की बात और अच्छी बात किसी दूसरे साथी को भी मिल जाए और वो भी इसी तरीके से मुस्तफ़ीद हो सके जिस तरीके से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर्स ट्रेनिंग एकेडमी का मकसद खुद सीखना और दूसरों को सिखाना है और होम्योपैथी में कामयाबी हासिल करनी है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।